गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ऋषिराज यादव टीम सीएलसी और सीएलसी की इस ऑनलाइन एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम करता हूं। लास्ट क्लास में हम हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उसकी अलग अलग लेयर देखी, सिरोसा, मसल लेयर, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा एंड ल्यूमेन, इन सब के बारे में डिस्कशन किया। आज हम बात करेंगे हमारी बॉडी की लार्जेस्ट जो ग्लैंड है उसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर, बाह्य संरचना में कैसी दिखाई देगी और आंतरिक जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें कैसी दिखाई देगी, और उसकी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई जो हिपैटिक लोब्यूल है उसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स या कौन कौन सी संरचनाएं मौजूद होंगी उसके बारे में। तो देखिए बेटा, लीवर जिसे जिगर भी बोलते हैं, जिसे यकृत भी बोलते हैं, या इसी को कलेजी भी बोलते हैं, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। कैसे नेचर की है? एक्सोक्राइन है, तो यहां पर विभिन्न प्रकार की डक्ट्स इससे जुड़ी हुई होंगी। बहिस्रावी ग्रंथि और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। कहां पर इसकी स्थिति है हमारी बॉडी में, कहां पर पोजीशन है इसकी? मानव का यकृत जो है, मानव का जो लीवर है, डायफ्राम के नीचे या तनुपट के नीचे उदर गुहा में, एब्डोमिनल कैविटी में दाएं भाग की तरफ स्थित होता है। उत्पत्ति देखी जाए तो ये एक्टोडर्मल ओरिजिन का ऑर्गन है। इसका वजन या भार 1.2 से 1.5 केजी होता है। दो असमान पालियों का बना हुआ है, इसका मतलब यहां पर इस तरीके की पालियां हैं। असमान, एक बड़ी होगी और एक छोटी होगी, और इन दोनों पालियों को सेपरेट करने के लिए जो ये लिगामेंट है इसको बोलते हैं फाल्सिफेरम लिगामेंट। दो असमान पालियों का बना होता है, लेकिन फाल्सिफेरम लिगामेंट दोनों पालियों को अलग अलग करता है। तो ये क्या हो गया? राइट पार्ट, ये क्या हो गया? लेफ्ट पार्ट, और इनको ये सेपरेट कर रहा है क्या? फाल्सिफेरम लिगामेंट। क्लियर है बेटा? स्ट्रक्चर देखते हैं इसकी क्या है। ऐसा दिखाई देगा बेटा, ये देखो, ठीक है। ये दो अलग लोब हो गए, इसको बोलते हैं हम राइट हिपैटिक लोब, इसको बोलते हैं लेफ्ट हिपैटिक लोब। राइट हिपैटिक लोब और लेफ्ट हिपैटिक लोब, इनसे यहां से डक्ट अराइज हो रही है, यहां से डक्ट अराइज हो रही है। इसे बोलते हैं लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, इसे बोलते हैं राइट हिपैटिक डक्ट। राइट से राइट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट से लेफ्ट, मीन्स ये दाई है और ये कौन सी? बाई। दाएं और बाएं लोब को अलग करने के लिए ये क्या है? फैल्सिफोरम लिगामेंट। जहां दोनों डक्ट मिलेंगी, इसे बोलते हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट। कॉमन हिपैटिक डक्ट, और कॉमन हिपैटिक डक्ट के
पार्श्व सतह पर इस तरीके से एक डक्ट और मौजूद होगी। इस डक्ट का नेम है सिस्टिक डक्ट, और सिस्टिक डक्ट पर इस तरीके से बैलून लाइक स्ट्रक्चर यहां पर जुड़ी होती है, जिसे हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर, मीन्स पित्ताशय। ये लीवर है। बाइल या पीतरस का फॉर्मेशन या उसका निर्माण करना लीवर का काम है, लेकिन जो गॉल ब्लैडर है ये क्या करेगा, उस पित्त का संग्रह करेगा। मीन्स इस यकृत की हिपैटिक सेल ने तो बाइल का बनाया, लेकिन उस बाइल को स्टोर किसने किया। कई बार यहां पर बाइल लंबे समय तक स्टोर होने से स्टोन बन जाते हैं, जिसे बोलते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन या गॉल ब्लैडर पथरी। ये सिस्टिक डक्ट ये बाई डायरेक्शनल पाथवे को शो करती है कि यहां से जो बाइल आएगा पहले यहां पर स्टोर होगा, और जब उसकी जरूरत होगी इस गॉल ब्लैडर में जब संकुचन होगा, गॉल ब्लैडर में संकुचन कौन कराता है, कोलेसिस्टोकाइनिन। जैसे इसमें संकुचन करवाएगा तो ये बाइल यहां से बाहर आएगा। तो ये जो डक्ट और कॉमन हिपैटिक डक्ट ये फाइनली एक डक्ट में ओपन हो रही है, इसको बोलते हैं बेटा जी बाइल डक्ट, या इसी का नेम है डक्टस कोलेडोकस। क्लियर। अब एक साइड से क्या आ रही है, ये बाइल डक्ट। इस बाइल डक्ट पर यहां पर स्फिंक्टर प्रेजेंट है, ये हो गया बाइल डक्ट। ये जो स्फिंक्टर प्रेजेंट है, अवरोधिनी जो प्रेजेंट है, इसे बोलते हैं बॉयडन की अवरोधिनी। इसी बाइल डक्ट में आकर कौन सी डक्ट मिलेगी, मेन पैनक्रिएटिक डक्ट, जिसे हमने नेम दिया था डक्ट ऑफ विर्सन। डक्ट ऑफ विर्सन आकर यहां पर मिली, ये दोनों एक डक्ट का फॉर्मेशन कर दिया, और इस डक्ट का टर्मिनल पार्ट इस तरीके से फूला हुआ दिखाई देगा। इसे हम बोल रहे हैं हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट या यकृत अग्नाशी नलिका या वाहिनी। यहां पर भी एक स्फिंक्टर प्रेजेंट है, इस स्फिंक्टर को बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई या ओडी की अवरोधिनी। और ये ओडी की अवरोधनी के द्वारा हिपैटोपैनक्रिएटिक डक्ट सी शेप की आकृति में खुलती है, और हमारे आहार नाल की ये सी शेप की आकृति क्या है, ड्यूडेनम या ग्रहणी। क्लियर है बेटा। तो इस तरीके से लीवर की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। लीवर में कौन कौन सी डक्ट कनेक्टेड है, इसीलिए मैंने क्या बोला, हमारे शरीर की सबसे बड़ी एक्सोक्राइन, इसका मतलब इसके पास में बहुत सारी डक्ट यहां पर मौजूद है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी संरचनात्मक और कार्यात्मक जो इकाई है, एवं कार्यात्मक इकाई, उसे हम बोलते हैं हिपैटिक
लोब्यूल। क्लियर है बेटा? हिपेटिक लोब्यूल कैसा दिखाई देगा यह भी पता होना चाहिए। यह एक पॉलीगोनल शेप में दिखाई देता है, इस तरीके से दिखाई देगा। क्लियर? इसके चारों तरफ संयोजी उत्तक का एक आवरण पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं ग्लीसन्स कैप्सूल। ये कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी उत्तक का एक आवरण है। ये जो हिपेटिक लोब्यूल आपको दिखाई दे रही है, इसके इस कॉर्नर पॉइंट पर यहां पर इस तरीके से 3 ओपनिंग्स दिखाई देती है। इसे हम बोलते हैं बेटा जी हिपेटिक ट्राइड। हिपेटिक ट्राइड। और इसके अंदर की तरफ यदि देखेंगे आप तो यहां पर इस तरीके से हिपेटिक सेल जो है वो इस तरीके से लीनियर अरेंजमेंट या रेखीय क्रम में व्यवस्थित होती है। तो एक सिंगल जो सेल है इसे हम क्या बोल रहे हैं? हिपेटिक सेल। और जो ये लीनियर अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रहा है रेखीय क्रम में, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को, ये जो रेखीय क्रम आपको दिखाई दे रहा है यहां से लेकर यहां तक, तो इस लीनियर अरेंजमेंट को बोलते हैं हिपेटिक कॉर्ड। जो हिपेटिक कॉर्ड है उसके अंदर हिपेटिक सेल्स लीनियर फॉर्म में अरेंज है। हिपेटिक कॉर्ड और इस हिपेटिक कॉर्ड के बीच में जो ये स्पेस दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं साइनूसोइडल स्पेस। और इसके अंदर इर्रेगुलर शेप में बक्सकाण्विक कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम बोलते हैं कूफर सेल। ये लीवर की बक्सकाण्विक कोशिकाएं हैं, मीन्स फैगोसिटिक सेल है। और ये जो सेंट्रल पोजीशन पर यहां पर एक ओपनिंग दिखाई देगी इसे हम बोलते हैं सेंट्रल वेन। सभी हिपेटिक लोब्यूल की सेंट्रल वेन आपस में फ्यूज होकर एक वेन फॉर्मेशन करेगी जिसे हम बोलते हैं हिपेटिक वेन, जो लीवर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर कर लेकर जाएगी हार्ट की तरफ। तो यहां पर जो हिपेटिक ट्राइड है यहां पर क्या क्या मौजूद है? हिपेटिक ट्राइड में भी तो 3 ओपनिंग है। तो हिपेटिक ट्राइड में क्या क्या है? ब्रांच ऑफ हिपेटिक आर्टरी, branch of bile duct and branch of hepatic portal vein। तो जो हिपेटिक ट्राइड है उसमें हिपेटिक आर्टरी की एक ब्रांच है, दूसरा बाइल डक्ट की एक ब्रांच है और हिपेटिक पोर्टल वेन की एक ब्रांच है। हिपेटिक आर्टरी इस रीजन में क्या करेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगा और हिपेटिक वेन यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है ये संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है जिसे हम क्या बोल रहे हैं? हिपेटिक लोब्यूल। क्लियर है बेटा? एक्सेस अल्कोहल के कंजम्पशन से, अत्यधिक शराब के सेवन करने से
लीवर डैमेज हो जाता है जिसे बोलते हैं ग्लिसोनियन सिरोसिस। तो ग्लिसोनियन सिरोसिस वर्ड कहां से आया? इसी से तो आया, ग्लिसोनियन सिरोसिस। क्लियर है? अब बात करेंगे हम लीवर के क्या क्या फंक्शन है उससे रिलेटेड। देखिए बेटा, यकृत का पहला कार्य क्या है? पीत का श्रावण एवं संश्लेषण। इसका मीनिंग क्या है? बाइल का फॉर्मेशन एंड सिंथेसिस। लेकिन बाइल का संग्रह जो किया जाएगा वो गोल ब्लैडर के द्वारा किया जाएगा। तो आपसे पूछा क्या गया ये भी देखना है। तो बाइल का फॉर्मेशन एंड सिंथेसिस या पीत का श्रावण एवं संश्लेषण जो है वो यकृत करता है। यकृत का दूसरा कार्य कार्बोहाइड्रेट उपापचय में, मीन्स कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट टर्म है ग्लाइकोजेनेसिस। इसका मतलब एक्सेस अमाउंट में ग्लूकोज है तो उसको ग्लाइकोजन में परिवर्तित करना। सेकेंड टर्म है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। इसका मतलब एक्सेस अमाउंट में ग्लाइकोजन है तो उसका ब्रेकडाउन करके ग्लूकोज फॉर्मेशन करवाना। मीन्स जब हमें जरूरत नहीं है, एक्सेस अमाउंट में ग्लूकोज है तो उसको ग्लाइकोजन में परिवर्तित करवाया, ग्लाइकोजेनेसिस। और जब हमें जरूरत है और हमारे पास ग्लूकोज नहीं है तो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करवा दिया, ग्लूकोनियोजेनेसिस। बहुत सारे ऐसे एमिनो एसिड हैं उनसे ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना, ग्लूकोनियोजेनेसिस। मीन्स अदर सब्सटेंसेस लाइक एमिनो एसिड है और उनसे किसका फॉर्मेशन हो रहा है? ग्लूकोज का, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस। और फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि लैक्टिक एसिड है और लैक्टिक एसिड से यदि ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करना है तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस। तो मैं कह सकता हूं कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में लीवर का इंपॉर्टेंट रोल है। लीवर के अंदर हिपेटिक सेल्स भी हैं और फैट स्टोरिंग सेल भी है जिनको बोलते हैं हम एडिपोसाइट्स। तो हिपेटोसाइट्स ये तो लीवर सेल है एंड एडिपोसाइट्स भी प्रेजेंट है। ये एडिपोसाइट्स क्या करेंगे? फैट का स्टोरेज करेंगे। वसा का संग्रह, ये भी काम किसका है? लीवर का। नेक्स्ट देखिए बेटा क्या है, वी एमिनीकरण। इसका मतलब डी एमिनेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। मीन्स एमिनो एसिड कोई भी है उससे यहां से अमोनिया को रिमूव करवाएगा, डी एमिनेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। और ये अमोनिया आपको पता है हमारी बॉडी के लिए क्या है? टॉक्सिक है। तो मैं कह सकता हूं ये अमोनिया NH3 प्लस ये अमोनिया NH3 और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक है, ये भी टॉक्सिक है। तो अमोनिया के दो और एक कार्बन डाइऑक्साइड ये कंबाइन करके क्या बना लेगा? NH2CO NH2। इसे क्या बोलते हैं हम? यूरिया। इसका मतलब डी एमिनेशन रिएक्शन परफॉर्म करके और किसका सिंथेसिस करेगी? यूरिया का निर्माण। मीन्स यूरिया का सिंथेसिस करेगी। यूरिया का निर्माण कहां पर होता है? लीवर में। लेकिन उसको उत्सर्जित किससे किया जाता है? किडनी या वृक्क के द्वारा। तो यूरिया का निर्माण जैसे ये दोनों कंबाइन होकर फिर फाइनली ये बनाता है, इस साइकिल को बोलते हैं यूरिया साइकिल या इसी को बोलते हैं क्रेब हैंसलेट साइकिल या इसी को बोलते हैं ऑर्निथिन
साइकिल। तो ऑर्निथिन साइकिल या यूरिया साइकिल या क्रेब हैंसलेट साइकिल के द्वारा किसका फॉर्मेशन कर रहा है बेटा जी? यूरिया का फॉर्मेशन कर। क्लियर? नेक्स्ट फंक्शन देखिए लीवर का क्या है। रक्त का शुद्धिकरण मीन्स ब्लड का प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। ब्लड के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ गया, वो फॉरेन पार्टिकल आ गया तो यहां पर क्या है? कुफर सेल्स हैं। कुफर सेल्स क्या करेंगे? फेगोसिटिक सेल्स की तरह बिहेव कर रही हैं, फॉरेन पार्टिकल को वहां डैमेज कर देंगे, मींस ब्लड का प्यूरिफिकेशन करने में हेल्प कर रहा है। प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण, डिफरेंट प्लाज्मा प्रोटीन है उनका संश्लेषण करता है, बट एक्सेप्ट गामा ग्लोबुलिन। ये एक टाइप का इम्यूनोग्लोबुलिन है, इसके संश्लेषण को छोड़कर प्लाज्मा के अंदर जितनी प्रोटीन है उनका संश्लेषण करने का काम भी किसका है? लीवर का। ब्लड क्लोटिंग के लिए रक्त स्कंदन कारकों की आवश्यकता होती है। अलग अलग कारक, कारक नंबर 2 है, 7 है, 9 है और 10 है, इन कारकों का संश्लेषण भी कौन कर रहा है? लीवर। क्योंकि जब भी रक्त स्कंदन कब पॉसिबल होगा? जब हमारे कोई चोट लगी है और रक्त बहना शुरू हो गया है तो रक्त का स्कंदन होना अति आवश्यक है। तो वहां पर रक्त स्कंदन कारक जो हमारे ब्लड के अंदर मौजूद है उनका संश्लेषण भी कौन कर रहा है? लीवर। हिपेरिन, हिपेरिन क्या है? नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, मीन्स प्राकृतिक प्रतिस्कंदक। हमारे शरीर के अंदर बहते हुए रक्त का जमाव नहीं हो पाता है, लेकिन जैसे ही वो ब्लड शरीर से बाहर आता है तो उसका जमाव हो जाता है। तो इस हिपेरिन की वजह से नहीं हो पाता। तो हिपेरिन का संश्लेषण भी किसने किया? लीवर। विटामिन ए का संश्लेषण मीन्स मैं ये कह सकता हूं बीटा कैरोटीन है, इस बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? लीवर। चाहे वो पपाया हो, पपीते का जूस हो, चाहे वो कैरेट हो, गाजर हो, चाहे वो गोल्डन राइस हो, इन सब के अंदर बीटा कैरोटीन की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है। और ये बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में कन्वर्ट करने का काम भी कौन करेगा? लीवर। अलग अलग विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, फैट सोल्यूबल और B12 वाटर सोल्यूबल, इनका संग्रह करने का काम भी कौन करता है? लीवर। विभिन्न प्रकार के आयन है, खनिज लवण है, फेरस है, तांबा है, जिंक है, कोबाल्ट है, उनका संग्रहण करने का काम भी कौन करता है? लीवर। निराविषीकरण, इसका मतलब डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। जो विषैले पदार्थ होते हैं उन विषैले पदार्थ को अविषैले या निराविष में नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? लीवर। हीमोपोइसिस, जब तक अडल्ट फॉर्मेशन नहीं होता है, मींस हमारे केस में बोन मैरो या अस्थि मज्जा रक्त का निर्माण करता है, लेकिन शुरुआती दौर पर लीवर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण करता है, इसलिए हीमोपोइसिस में भी इंपॉर्टेंट रोल है इसका। एग के अंदर यॉक का फॉर्मेशन होता है, यॉक मींस पीतक, और उस पीतक का संश्लेषण करने का काम भी कौन करता है? लीवर। तो अभी आपने देखे बहुत सारे फंक्शन है, तो मैं रिपीट करूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया पीत का संश्लेषण और उसका निर्माण करना लीवर का काम है। उसके बाद मैंने बताया वसा का स्टोरेज और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, रक्त का शुद्धिकरण करने में सहायता करता है। इसके अलावा प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण करता है, रक्त स्कंदन कारकों का संश्लेषण करता है, हिपेरिन का संश्लेषण करता है, विटामिन ए का संश्लेषण करता है, ए, डी, ई, के, B12 का संग्रहण करता है,
खनिज संग्रहण मीन्स आयरन, तांबा, जिंक और कोबाल्ट का संग्रहण करता है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स में सहायता करता है। हीमोपोइसिस, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के निर्माण में सहायता करता है। पीतक का संश्लेषण, योग का फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा यूरिया का निर्माण करना किसका काम है? लीवर का। ऑर्निथिन, क्रैब हैंसलेट या यूरिया साइकिल से यूरिया का फॉर्मेशन करता है। लेकिन इस यूरिया को उत्सर्जित कहां से किया जाएगा? वृक्क या किडनी के द्वारा। क्लियर है बेटा यहां तक? तो नोट करें सारे फंक्शन। डिफरेंट टाइप के जो जूसेस हैं उनसे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं उनके बारे में, जिससे आपको एक रफ आइडिया मिलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकाओं को पहचानिए जिनके स्राव जठर आंत्रपथ के अस्तर को कई प्रकार के एंजाइमों से सुरक्षित करते हैं। टू 2019 नीट में ये क्वेश्चन पूछा गया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा था ऑक्जेंटिक कोशिकाएं ग्रहणी कोशिकाएं मुख्य कोशिकाएं गोबलेट कोशिकाएं। देखिए बेटा, ये कौन सी सेल है? ऑक्जेंटिक, या इसे क्या बोल सकते हैं? पैराइटल या परिधीय। इनका फंक्शन क्या होता है? HCl रिलीज करना या इंट्रिंसिक कास्टल फैक्टर, जिसे हम बोलते हैं नेज कारक। HCl का मेन रोल है भोजन को सड़ने से बचाना। HCl का और रोल क्या है? आमाशय में एसिडिक pH को मेंटेन रखना। HCl कठोर पदार्थों को कोमल पदार्थों में परिवर्तित करता है। HCl जो निष्क्रिय एंजाइम है पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, उसको पेप्सिन और रेनिन में परिवर्तन करने का कार्य भी करता है। ICF इंट्रिंसिक कास्टल फैक्टर या नेज कारक विटामिन B12 के अवशोषण में सहायता करेगा। उन कोशिकाओं को पहचानना है जो आस्तर को कई प्रकार के एंजाइमों से सुरक्षित करते। तो ये कोशिकाएं तो उसकी लाइनिंग को सुरक्षित नहीं कर रही, इनका तो फंक्शन ही है HCl और ICF रिलीज करना। ड्यूडेनम या ग्रहणी कोशिकाएं
सबसे ज्यादा खतरा कहां पर है? जहां पर एसिडिक पीएच होगा, और ड्यूडेनम में तो बेसिक पीएच है, तो इसका मतलब ये भी रॉन्ग हो गया। मुख्य कोशिकाएं, इनको बोलते हैं चीफ सेल या पेप्टिक सेल। इनका मेन फंक्शन है पेप्सिनोजन, गैस्ट्रिक लाइपेज, या मैं कह सकता हूं इसके अलावा प्रोरेनिन, ये रिलीज करती। पेप्सिनोजन निष्क्रिय है, पहले ये HCl की प्रेजेंस में पेप्सिन में परिवर्तित होगा, तब प्रोटीन का डाइजेशन करवाएगा। गैस्ट्रिक लाइपेज, लाइपेज लिपिड के ऊपर काम करता है। प्रोरेनिन HCl की प्रेजेंस में ये रेनिन में परिवर्तित होगा, जैसे रेनिन में परिवर्तित होगा तो मिल्क का प्रारंभिक जो पाचन का पद होता है वो प्रोरेनिन रेनिन में कन्वर्ट होकर करेगा। इसका मतलब ये भी से रिलेटेड। गोबलेट सेल, गोबलेट सेल क्या रिलीज करती है? म्यूकस। म्यूकस क्या है? श्लेष्मा। अगर ये इंटेस्टाइनल लाइनिंग है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, जठर आंतरीय पथ, इसके ऊपर म्यूकस की लाइनिंग हो गई इस तरीके से, तो जितने भी एंजाइम आएंगे वो एंजाइम डायरेक्टली इसकी भित्ति को डैमेज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये एंजाइम किसके कांटेक्ट में आ गया? इस म्यूकस या श्लेष्मा के कांटेक्ट में। तो ये श्लेष्मा क्या कर रहा है बेटा? ये पूरी जठर आंतरीय पथ को सुरक्षित करता है विभिन्न प्रकार के एंजाइमों से। तो मैं कह सकता हूं करेक्ट आंसर क्या होगा? 4। देखो सभी ऑप्शन का यदि आपको नॉलेज है, इजी वे से क्वेश्चन को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा विकल्प, निम्न में कौन सा विकल्प अग्नाशी रसों के संयोजन को सर्वोचित रूप दर्शाता है? दर्शाता है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट है एमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिनोजन एंड माल्टेज। सेकंड है पेप्टिडेज, एमाइलेज, पेप्सिन, रेनिन। लाइपेज,
एमाइलेज, ट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। फोर्थ ऑप्शन में है एमाइलेज, पेप्टिडेज, ट्रिप्सिनोजन, रेनिन। देखिए बेटा, इसको भी समझें। निम्न में कौन सा विकल्प अग्नासी रस, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है ये? पैनक्रिएटिक जूस के बारे में। तो पैनक्रिएटिक जूस के संयोजन को सर्वोचित रूप से दर्शाता है, मीन सबसे उचित रूप कौन सा? तो पहले आपको पैनक्रिएटिक जूस के कंपोजिशन पता होनी चाहिए। पैनक्रिएटिक लाइपेज, पैनक्रिएटिक एमाइलेज, पैनक्रिएटिक न्यूक्लिएज, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये पैनक्रिएटिक जूस या अग्नासी रसों का कंपोजिशन होगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब देखिए बेटा, कोई भी ऑप्शन में ऐसे 6 तो दे ही नहीं रखे, इसीलिए क्वेश्चन में ये दे रखा है संयोजन से सर्वोचित, सबसे उचित रूप बताना। तो देखो यहां पर ट्रिप्सिनोजन है, यहां पर भी ट्रिप्सिनोजन है, यहां पर एमाइलेज है, यहां पर ट्रिप्सिनोजन है, एमाइलेज है। तो हम कह सकते हैं पहला ऑप्शन इस पेप्सिन की वजह से और माल्टेज की वजह से रॉन्ग हो गया। दूसरा ऑप्शन इस पेप्सिन की वजह से और ये रेनिन, ये RENIN है और ये रेनिन RENNIN है। ये रेनिन तो किडनी से रिलीज होगा, जेजी सेल से, और ये रेनिन स्टमक में रिलीज होगा। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, फर्स्ट भी रॉन्ग हो गया। थर्ड में लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, इसका मतलब लाइपेज भी है, एमाइलेज भी है। तो यहां पर 4 ऑप्शन तो दे रखे हैं, क्या नहीं दे रखे? पैनक्रिएटिक न्यूक्लियस नहीं दे रखा और काइमोट्रिप्सिनोजन नहीं दे रखा। ये दोनों दे नहीं रखे, फिर भी सभी के सभी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। तो ये करेक्ट आंसर हो। यहां पर देखिए रेनिन रॉन्ग हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि थर्ड ऑप्शन सर्वोचित रूप अग्नासी रसों का जो है वो उसको प्रदर्शित करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लीबर कोन परगुहिका की कौन सी कोशिकाएं एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम स्रावित करती? फर्स्ट है पेनेथ कोशिकाएं, जाइमोजन कोशिकाएं, कूफर कोशिकाएं, रजत रंजी कोशिका। देखिए बेटा, लीबर कोन परगुहिका क्या है, मैंने आपको बताया था इस तरीके के फोल्डिंग स्ट्रक्चर और उनके ऊपर विलाई प्रेजेंट होते हैं और विलाई के ऊपर माइक्रो विलाई प्रेजेंट होते हैं। कौन से पार्ट में? ड्यूडेनम या ग्रहणी भाग। जैसे ही जेजुनम या इलियम की बात हम करेंगे तो वहाँ पर ये इस तरीके से हाईली डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, इस जेजुनम और इलियम भाग में यहाँ पर यूनिसेलुलर ग्लैंड्स पाई जाती हैं और उन यूनिसेलुलर ग्लैंड को क्या बोलते हैं हम? पिनिथ सेल। और ये पिनिथ सेल या पिनिथ कोशिका ये क्या करती है? एंटी बैक्टीरियल एंजाइम। और एंटी बैक्टीरियल एंजाइम क्या है? लाइसोजाइम, उसका स्रावण करते हैं। तो हम कह सकते हैं रजत रंजी रॉन्ग हो गया, कूफर सेल लीवर में प्रेजेंट होती है, जाइमोजन सेल्स स्टमक के अंदर, रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? पिनिथ सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आमाशय में जठर रस का स्राव होता है। आमाशय में जठर रस अम्ल का स्राव होता है। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है गैस्ट्रिन का स्राव करने वाली कोशिकाओं से। अम्ल कोशिकाओं से
पेप्टिक कोशिकाओं से भित्तीय कोशिकाओं से। तो देखिए बेटा, आमाशय में जठर रस अम्ल, इसका मतलब हमें क्या बताना है, स्टमक में जठर रस अम्ल मीन्स गैस्ट्रिक जूस का जो एसिड पार्ट है उसकी बात कर रहे हैं। गैस्ट्रिक जूस में एसिड पार्ट क्या होता है, HCl। जठर रस अम्ल का स्राव होता है। तो देखिए, गैस्ट्रिन का स्राव करने वाली कोशिकाओं से, इसका मतलब किसकी बात कर रहे हैं, जी सेल्स। जी सेल तो गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज करती है। अम्ल कोशिकाओं से एसिडिक सेल्स, इस तरीके की सेल्स स्टमक में नहीं होती। पेप्टिक सेल, चीफ या पेप्टिक या जाइमोजन, ये क्या रिलीज करती है, प्रोरेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज एंड पेप्सिनोजन। भित्तीय कोशिकाएं, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, पैराइटल सेल की, या पैराइटल सेल को ही क्या बोलते हैं, ऑक्जिंटिक सेल। और ये जो ऑक्जिंटिक सेल हैं ये क्या रिलीज कर रही हैं, HCl, और HCl के अलावा क्या रिलीज कर रही हैं, इंट्रिंसिक कास्टल फैक्टर। यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया। आमाशय में जठर रस अम्ल का स्राव कौन करता है, जठर रस अम्ल ये हो गया, इसका स्राव कौन कर रहा है, पैराइटल या ऑक्जिंटिक सेल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्या हो गया बेटा, रॉन्ग। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना यकृत अग्नाशय की वाहिनी के ग्रहणी में खुलने वाले रंध्र की देखभाल करती है। फर्स्ट है त्रिकांतर कपाट, जठर निर्गम अवरोधिनी। ओडाई की अवरोधिनी। अर्धचंद्राकार कपाट।
कौन सी संरचना यकृत अग्नाशय, इसका मतलब क्या बात हुई है? हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट की बात कर रहा है। हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट ग्रहणी में खुलेगी, इसका मतलब ये इसकी बात कर रहा है। और जैसे ही ये हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट यहां पर खुलेगी, ये हिपैटिक हो गई और ये पैनक्रिएटिक हो गई, मीन्स ये लीवर से आने वाली हो गई। तो हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट यहां पर ओपन होगी तो यहां पर क्या होता है? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। इट मीन्स करेक्ट आंसर कौन सा होगा? थर्ड। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ क्या हो गया? रॉन्ग। क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। वह कौन सा एंजाइम जो सक्कस एंटेरिकस या आंत्र रस में मौजूद नहीं होता? वह कौन सा एंजाइम सक्कस एंटेरिकस या इसी को क्या बोलते हैं? आंत्रीय रस में मौजूद नहीं होता? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। माल्टेज, न्यूक्लियेज, न्यूक्लियोसिडेज एंड लाइपेज। वह कौन सा एंजाइम जो सक्कस एंटेरिकस या आंतरी रस में, सक्कस एंटेरिकस में क्या क्या प्रेजेंट होता है पहले ये पता होना चाहिए। डाईपेप्टाइडेज, डाईसैकेराइडेज, न्यूक्लियोसिडेज, इंटेस्टाइनल लाइपेज, ये प्रेजेंट होता है। डाईसैकेराइडेज की फॉर्म में लैक्टेज, माल्टेज, सुक्रेज। तो हम कह सकते हैं माल्टेज तो प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोसिडेज भी प्रेजेंट होता है और लाइपेज भी प्रेजेंट होता है। बट न्यूक्लियेज ये अग्नाशी रस में मौजूद होता है। तो मैं कह सकता हूं सेकंड ऑप्शन ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7।
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? कौन सा गलत है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट ऑप्शन में है ऑक्जेंटिक कोशिकाएं आमाशय के म्यूकोसा में स्थित होती हैं। तथा HCl का स्राव करती है। एसिनी अग्नाशय में स्थित होते हैं तथा अग्नाशी रस के एंजाइम का स्राव करती हैं। ब्रूनर ग्रंथियां आमाशय के सब म्यूकोसा में स्थित होती हैं तथा पेप्सिनोजन का स्राव करती हैं। नेक्स्ट, कलश या गोबलेट कोशिकाएं श्लेष्मा या म्यूकोसा में स्थित होती हैं तथा म्यूकस या श्लेष्मा का श्रावण करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, ऑक्जेंटिक कोशिकाएं आमाशय में, बिल्कुल सही है। म्यूकोसा में स्थित होती है क्योंकि ये गैस्ट्रिक ग्लैंड का एक पार्ट है और ऑक्जेंटिक सेल का HCl और इंट्रिंसिक कास्टल फैक्टर रिलीज करने का काम है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। एसिनाई या लोबुलर पार्ट अग्नाशय में स्थित होता है जो 99% पार्ट है एक्सोक्राइन
और अग्नाशी रस का जो एंजाइम है लाइक कार्बोक्सीपेप्टाइडेज उनका स्राव करती हैं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? करेक्ट। कलश या गोबलेट कोशिकाएं म्यूकोसा में स्थित होती हैं और ये श्लेष्मा का स्राव करती हैं। ये स्टेटमेंट भी क्या है? करेक्ट। गोबलेट सेल का फंक्शन। लेकिन थर्ड स्टेटमेंट ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? देखो, ब्रूनर्स ग्लैंड आमाशय में नहीं, कौन से पार्ट में होती है? ड्यूडेनम, या मैं कह सकता हूं ग्रहणी के सब म्यूकोसा में। और ये स्टेटमेंट आगे भी रॉन्ग हो गया। ये कह रहा है पेप्सिनोजन, नहीं, पेप्सिनोजन का नहीं। पेप्सिनोजन का स्राव करने वाली कोशिकाएं कौन सी है? चीफ, पेप्टिक या जाइमोजन सेल। तो यहां पर ये चीफ सेल की बात करता या पेप्टिक सेल की बात करता या जाइमोजन सेल की बात करता तो क्या होता बेटा? ये करेक्ट होता। इट मीन्स इनकरेक्ट स्टेटमेंट या गलत कथन कौन सा है? थर्ड जो स्टेटमेंट है ये क्या है? गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय या भैंस की आहार नलियों में निम्न में से क्या मौजूद होता है? फर्स्ट है मिथिनोजन्स, साइनोबैक्टीरिया, फ्यूकस जातियां, क्लोरेला जातियां। देखिए बेटा, गाय या भैंस, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है ये? कैटल्स की, या मैं कह सकता हूं मवेशियों की बात कर रहा है। मवेशियों में यदि मैं आहार नाल की बात करूं तो स्टमक रीजन में इस तरीके से रूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम एंड एब ओमेसम पार्ट होता है। उनमें से यहां पर ये रूमेन वाला पार्ट है, यहां पर रूमेनोकोकस बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो मेथेन गैस रिलीज करता है। इसका मतलब यहां पर मेथेनोजेंस बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया? रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु के जठर या गैस्ट्रिक
रस में होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट ऑप्शन में है पेप्सिनोजन, लाइपेज, रेनिन। एमाइलेज, रेनिन, पेप्सिनोजन। माल्टेज, पेप्सिनोजन, रेनिन। न्यूक्लियेज, पेप्सिनोजन, लाइपेज। देखिए बेटा, यहां पर ये न्यूक्लियेज गैस्ट्रिक जूस के अंदर नहीं होगा, लाइपेज प्रेजेंट होगा, पेप्सिनोजन भी प्रेजेंट होगा, तो इसकी वजह से रॉन्ग हो गया। माल्टेज सक्कस एंटेरिकस का पार्ट है, पेप्सिनोजन और रेनिन ये तो करेक्ट है, लेकिन इसकी वजह से रॉन्ग हो गया। एमाइलेज नहीं होगा यहां पर, रेनिन और पेप्सिनोजन करेक्ट है। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन से हम ये देख रहे हैं, रेनिन भी, पेप्सिनोजन भी और लाइपेज भी, ये करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन में तीनों ही दे रखा है, पेप्सिनोजन, लाइपेज एंड रेनिन, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट। याद रहे, यहां पर बेटा ऐसा भी दे सकता है वो रेनिन, और ऐसा भी दे सकता है। तो ये रेनिन डबल एन वाला है और ये रेनिन सिंगल एन वाला है। ये किडनी के अंदर जेजी सेल्स होती हैं और ये हमारे स्टमक के अंदर चीफ या पेप्टिक सेल होती हैं, वो प्रोरेनिन रिलीज करती हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10। मानव शरीर में कुछ खास सहजीवी सूक्ष्म जीव सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? पहला है कर्मी रूपी प्रीसेसिका तथा मलाशय में, ग्रहणी में,
अंधनाल में मुख, गुहा तथा जिह्वा या जीभ की सतह पर मानव शरीर में कुछ खास सहजीवी, इसका मतलब हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। सिम्बायोटिक जो है मुख, गुहा या जीभ की सतह पर नहीं मिलेंगे, ड्यूडेनम पार्ट या ग्रहणी में भी नहीं मिलेंगे, वर्मीफोर अपेंडिक्स और मलाशय इस रीजन में भी नहीं मिलेंगे। किस में मिलेंगे वो? सीकम पार्ट में या अंधनाल भाग में मिलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोजिनोलाइसिस है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। लीवर की स्ट्रक्चर और लीवर के फंक्शन बहुत सारे मैंने आपको बताए, उसमें कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इस वर्ड को भी मैंने डिस्कस किया। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इसका मतलब ग्लाइकोजन का क्या होगा? लाइसिस। तो ग्लाइकोजन से क्या बनेगा? ग्लूकोज। इसी को बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। पहला ऑप्शन है शर्करा का ग्लाइकोजन में रूपांतरण। दूसरा है शर्करा का ऑक्सीडेशन। तीसरा है ग्लाइकोजन का शर्करा में रूपांतरण। और चौथा है ग्लाइकोजन का वसा में रूपांतरण। देखिए बेटा, शर्करा का ग्लाइकोजन में, इसका मतलब ये ग्लूकोज की बात कर रहा है। ग्लूकोज का यदि ग्लाइकोजन में रूपांतरण हो, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में रूपांतरण, तो इसे बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। यहां पर तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग होगा। शर्करा का ऑक्सीडेशन, इसका मतलब कोई भी ग्लूकोज है C6H12O6, यदि इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। क्या ये पूछा गया? नो। ग्लाइकोजन का शर्करा में रूपांतरण, हाँ, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज, ये क्या है? एक शर्करा है, उसमें रूपांतरण, करेक्ट। ग्लाइकोजन का वसा में, इसका मतलब ग्लाइकोजन का फैट में मॉडिफिकेशन, नो, ये भी नहीं। इट मीन्स मैं कह सकता हूं करेक्ट आंसर कौन सा होगा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में
जिस समय अग्नाशय रस ग्रहणी में छोड़ा जा रहा है, तब उसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक रंजक मौजूद होता है? फर्स्ट, ट्रिप्सिनोजन। सेकंड, काइमोट्रिप्सिन। थर्ड, ट्रिप्सिन। फोर्थ, एंटेरोकाइनेज। मानव में जिस समय अग्नाशय रस ग्रहणी में छोड़ा जा रहा है, मीन्स अग्नाशय रस का ये तो पार्ट है ही नहीं, एंटेरोकाइनेज का तो मेन रोल है ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलना, और ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से रिलीज होता है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही रॉन्ग होगा। कोई भी अग्नाशय रस का जो पार्ट प्रोटीन को डाइजेशन करेगा, वो जब छोड़ा जाएगा तो वो इनएक्टिव फॉर्म में, निष्क्रिय रूप में छोड़ा जाता है। ट्रिप्सिन तो एक्टिव फॉर्म है, इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। काइमोट्रिप्सिन भी एक्टिव फॉर्म है, ये भी रॉन्ग हो गया। करेक्ट आंसर क्या होगा? ट्रिप्सिनोजन, वो निष्क्रिय फॉर्म में छोड़ा जाता है, और इस निष्क्रिय को सक्रिय ट्रिप्सिन में चेंज करने का काम कौन करता है? एंटेरोकाइनेज। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन। दो दोस्त एक ही मेज पर बैठे साथ साथ खाना खा रहे थे, उनमें से एक को कुछ खाना निगलते समय अचानक खांसने खांसने लगा। यह खांसने का किस भाग के अनुचित गति के कारण हुआ होगा?
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट है डायफ्राम, मीन्स तनुपट। गर्दन या नेक रीजन, जीभ या टंग, कंठाच्छद या एपिग्लोटिस। देखिए बेटा, इसको ध्यान से समझे। दो दोस्त एक ही मेज पर साथ साथ खाना खा रहे थे। उनमें से एक को कुछ खाना निगलते समय अचानक खांसने लगा। यह खांसने का किस भाग के अनुचित गति के कारण हुआ होगा? तो देखें, ये एक पार्ट है एयर के लिए, ये दूसरा पार्ट है फूड के लिए। फूड के लिए इस ओपनिंग को हम बोलते हैं गलेट या निगलक द्वार। इस ओपनिंग को बोलते हैं ग्लोटिस। ग्लोटिस को कवर करने के लिए यहां पर क्या है? एपिग्लोटिस। इससे पहले ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम फेरिंग्स या ग्रेसनी, जिसमें फूड और एयर दोनों एक दूसरे का क्रॉस करेंगे। फूड इस तरीके से यहां से पीछे की तरफ जाएगा, एयर यहां से आगे की तरफ आएगी। इसका मतलब दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, फूड और एयर। इस पाथवे को हमने क्या नाम दे दिया? फेरिंग्स या ग्रेसनी। क्लियर बेटा? अब ये सोच के देखें कि यहां से फूड मटेरियल यहां जाना चाहिए था, अचानक से मान लो यहां एंटर कर जाए। इसका मतलब कहीं ना कहीं जब भोजन को हम निगलते हैं तो फूड यहां पर जाना चाहिए, लेकिन यहां पर आ गया। क्यों? क्योंकि एपिग्लोटिस की मूवमेंट अनुचित हुई होगी, या एपिग्लोटिस की जो गति है वो अनुचित हुई होगी। इसी की वजह से जो फूड इस एयर वाले पाथवे में आ जाता है तो अचानक से धक्का लगता है, अचानक से वो खांसने लगेगा। इसका मतलब डायफ्राम, गर्दन, जीभ रॉन्ग हो गया। एपिग्लोटिस के गलत मूवमेंट की वजह से ऐसा पॉसिबल होता है, जिससे फूड मटेरियल यहां पर ईसोफेगस में न जाकर, ये ईसोफेगस पार्ट, ग्रसिका वाला भाग, इसमें न जाकर इस ट्रेकिया वाले पार्ट में चला जाता है, मीन्स श्वास नली वाले भाग। क्लियर है बेटा? तो आज मैंने आपको लीवर की स्ट्रक्चर और लीवर के फंक्शंस बताए और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस की मैंने प्रैक्टिस कराई। तो आज के लिए इतना ही। टीम सीएलसी लगातार आपके लिए मेहनत कर रही है, आप भी इसी तरीके से मेहनत करते रहें तो सक्सेसफुल रिजल्ट आपको मिले। विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्लास में हम डाइजेशन के डिफरेंट स्टेप्स की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।